नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन फारसी साहित्य। दिल्ली के सल्तनत कालीन सुल्तान वैसे तो मुख्य रूप से सैनिक थे, किंतु उनकी फारसी भाषा और साहित्य में भी गहरी रुचि थी, जिन्होंने अपने दरबार में विभिन्न विद्वानों और कवियों को आश्रय दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के सिकंदर लोदी तक प्रत्येक सुल्तान के दरबार में अनेक फारसी विद्वान, कवि और इतिहासकार रहा करते थे। ऐबक तो विद्वानों और कवियों के प्रति इतना उदार था कि उसे लाख बख्श कहा जाने लगा था, और इल्तुतमिश के दरबार में भी उच्च कोटि के कवि और विद्वान रहा करते थे। इनमें ख्वाजा अबू नसर, अबू बकर बिन मोहम्मद साहनी, ताजुद्दीन दबीर और नूरुद्दीन मोहम्मद अवधी इत्यादि थे। और इल्तुतमिश का प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजामी भी उसका दरबारी था, जिसने ताजुल मासिर नामक फारसी ग्रंथ की रचना की थी। बलबन का दरबार भी मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मंगोलों ने जब मध्य एशिया के मुस्लिम देशों को तहस नहस कर डाला, तो वहां के देशों से बहुत से मुस्लिम विद्वान और कवियों ने यहाँ आकर के बलबन के दरबार में शरण ली, और इससे फारसी के अनेक विद्वान और कवि भारत में आए, जिससे भारत में फारसी साहित्य के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। बलबन का पुत्र सुल्तान मोहम्मद विद्वानों और कवियों का बड़ा आदर करता था। अमीर खुसरो और मीर हसन देलवी, जो फारसी के महान कवि माने जाते हैं, जो सुल्तान महमूद मोहम्मद के दरबार से ही उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। अमीर खुसरो फारसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि माना जाता है, जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और सुल्तान बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक के समय तक के सुल्तानों का दरबारी रहा। अमीर खुसरो ने कविता, कहानी, मसनवी और इतिहास पे अनेक ग्रंथों की रचना की। उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे शीरी फरहाद, लैला और मजनू, देउल रानी खिजर खान, आईने सिकंदरी, किरान उस सदाइन, नूसिपहर, तुगलकनामा, मिफ्ताह उल फुतू और खजाइन उल फुतू। अमीर खुसरो संभवतः प्रथम भारतीय मुस्लिम कवि था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। उसका दृष्टिकोण उदार और बड़ा व्यापक था, और उसने उदार दृष्टिकोण से भारतीय विषयों पर लिखा। उसने नूसिपहर में भारतीय जलवायु, पशु पक्षियों, धार्मिक विश्वासों का विस्तृत उल्लेख किया। वे भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है। कहीं कहीं तो वे भारत को संसार के सभी देशों से श्रेष्ठ बताता है। अमीर खुसरो महान संगीतज्ञ भी था, जिसने भारतीय वीणा और फारसी तंबूरे को मिला करके और सितार का आविष्कार किया। मीर हसन देलवी भी फारसी भाषा का एक प्रसिद्ध कवि था। वे अमीर खुसरो के घनिष्ठ मित्र थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारियों में से एक था। वे अपनी प्रभावपूर्ण सुंदर गजलों के कारण हिंदुस्तानी शादी कहे जाते थे। वे भी अमीर खुसरो की तरह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने औलिया के वार्तालापों का अपने प्रसिद्ध ग्रंथ फायदुल फौद में उल्लेख किया है, जो भारतीय ये ग्रंथ जो है एक तरह से सूफी दर्शन का एक मूल ग्रंथ माना जाता है। मोहम्मद तुगलक स्वयं भी विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था, और इसके काल में जियाउद्दीन बर्नी, बदरुद्दीन मोहम्मद और इसामी बदरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के कई वर्षों तक दरबारी रहे। उन्होंने अपने संरक्षक की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी। उनके दो ग्रंथ दीवान और शाहनामा बहुत प्रसिद्ध रहे। इसी के बाद फिरोज तुगलक का भी एक तरह से वही एटीट्यूड रहा, और उसने स्वयं फुतवात फिरोज शाही नामक एक आत्मकथा फारसी में लिखी। और इसके अलावा
कई विद्वान और दरबारी उसके फारसी विद्वान दरबार में उसकी शोभा बढ़ाते थे, जिसमें शम्स शिराज अफी सबसे प्रसिद्ध था। उसने तारीख फिरोज शाही नामक एक उच्चकोटि ग्रंथ की रचना की थी। फिरोज तुगलक के पूरे शासनकाल का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। और फिरोज तुगलक के समय में एक और ऐतिहासिक ग्रंथ सीरत ए फिरोज शाही की रचना की गई थी। सैयद और लोधी काल में भी भारतीय फारसी साहित्य के क्षेत्र में काफी प्रगति देखने को मिलती है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी, जो सैयद वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान था, उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख मुबारक शाही की रचना सैयद सुल्तान मुबारक शाह के समय में की थी, जिसमें सैयद वंश का इतिहास लिखा था। लोधी वंश का सुल्तान सिकंदर लोधी खुद स्वयं एक अच्छा विद्वान और कवि था। उसने गुलरुख के उपनाम से बहुत सी कविताएं फारसी में लिखी थी, और उसके दरबारी विद्वान और कवि बहुत सारे थे, जिसमें सुप्रसिद्ध ईरानी विद्वान रफीउद्दीन शिराजी का नाम उल्लेखनीय है। सिकंदर के दरबार के दो अन्य प्रसिद्ध विद्वान शेख अब्दुल्ला तुलावनी और शेख अजीजुल्ला थे। लोधी काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि दिल्ली के शेख जमालुद्दीन थे। उन्होंने शियर उल अरिफिन और मेहरू महाग नामक दो प्रसिद्ध फारसी ग्रंथों की रचना की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत के सुल्तानों के काल में फारसी साहित्य के क्षेत्र में भारत में अभूतपूर्व प्रगति हुई और अनेक उच्च कोटि के मौलिक ग्रंथों की रचनाएं की गई। थैंक यू।